बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज कोर कोर्स ऑफ द PMF बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। चैप्टर ड्रेसिंग एंड बैंडेज। आज हम करेंगे रूल्स फॉर यूजिंग ड्रेसिंग। रूल्स क्या है, यानी कि मरहम पट्टी करने के जो बेसिक असूल हैं वो क्या होने चाहिए और हम कौन से असूल अपनाएंगे पट्टी करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम मेडिसिन कौन से हम ज़ख़म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसे साफ़ किस तरह करते हैं, कौन सी मेडिसिन से, और इक्विपमेंट्स कौन से उसमें यूज़ होते हैं। आज हम देखेंगे असूल। पट्टी करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर जरासीम से पाक कर लिया जाए। ये तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट असूल हो गया कि जो आपके हाथ हैं वो अच्छे से साफ़ सुथरे होने चाहिए और एंटीसेप्टिक सोप से उसे वॉश हाथों को करना चाहिए। सबसे पहले पट्टी करने से पहले डिस्पोजेबल दस्ताने लाजमी पहन लेने चाहिए। पट्टी करने से पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले एंटीसेप्टिक सोप से आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धोया, उसे जरासीम से पाक कर लिया। उसके बाद आपने जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, वो आपने लाजमी तौर पर पहन लेने हैं ताकि जिससे आपकी ख़ुद की भी हिफाजत हो सके और पेशेंट को भी किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। हमेशा जरासीम से पाक स्टेरिलाइज मुनासिब साइज़ की पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा जरासीम से पाक यानी कि जो स्टेरिलाइज जिस साइज़ का ज़ख़म हुआ है पेशेंट को, उसी साइज़ की आपने पट्टी यूज़ करनी। ये नहीं है कि ज़ख़म बेशक इतना सा ज़ख़म हुआ है और आपने पट्टी इतनी बड़ी ले ली है। ये नहीं कि ज़ख़म इतना काफ़ी बड़ा हुआ था तो आपने पट्टी जस्ट इतनी सी अप्लाई कर दी है। तो जिस साइज़ का ज़ख़म होगा आपने उसी मुनासिब साइज़ की पट्टी इस्तेमाल करनी है वाउंड को, यानी कि ज़ख़म को ढकने के लिए। जरासीम से पाक पट्टी को ज़ख़म के ऊपर बराह रास्त रखना चाहिए। ठीक है, जो जरासीम से पाक यानी कि जो स्टेरिलाइज पट्टी है वो आपने ज़ख़म के ऊपर रखना है। अगर पट्टी असल पोजीशन से स्लिप हो जाए तो उसे उतारकर इसकी जगह दूसरी पट्टी लगाई जाए। अक्सर जो पट्टी होती है वो उस पोजीशन पे सही से बांधी नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से वो स्लिप होती रहती है। आप इसको वापस उतार लेंगे, उसकी जगह जो दूसरी मुनासिब साइज़ की पट्टी होगी जो उस पर टिक जाए वो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जरासीम से पाक पट्टी मुकम्मल ज़ख़म ढांपने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जरासीम से पाक यानी कि वही स्टेरिलाइज, यहाँ पे पूरा वर्ड आ जाता है इंग्लिश में कि स्टेरिलाइज पट्टी अपने ज़ख़म ढांपने के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर पट्टी में खून रसने लगे तो इस पट्टी को उतारना नहीं चाहिए, बल्कि पहली पट्टी के ऊपर एक और पट्टी लगा दी जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोगों के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर ज़ख़म गहरा है तो डॉक्टर तो जो डिस्पेंसर्स या फिर डॉक्टर एट अ टाइम वहाँ मौजूद होता है वो ये नहीं करता कि उस पहली पट्टी को ही उतार दे, बल्कि उसके ऊपर दूसरी पट्टी प्रेशर बैंडेज वहाँ पे लगा देते हैं प्रेशर एक्सर्ट करके, ताकि जो खून रिस रहा है पहले की वजह से वो दोबारा ना रिसे उस ज़ख़म से। जरियाने खून को रोकने के लिए एक नई पट्टी लगाते वक्त यकीन करना चाहिए कि जरियाने खून वाली जगह पर ही दबाव जाए। यहाँ क्या कह रहे हैं ऑथर कि जो ब्लीडिंग वाली जगह है, यानी कि जहाँ ब्लीडिंग को रोकने के लिए जब आप दूसरी नई पट्टी लगा रहे हैं तो इस बात का आपको यकीन करना चाहिए कि जहाँ पे आप पट्टी बांध रहे हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसी सिर्फ जगह पे दबाव पड़े और किसी जगह पे दबाव ना पड़े। इस्तेमाल शुदा पट्टी और इस्तेमाल शुदा सामान महफूज तरीके से तल्फ करने के लिए मुनासिब प्लास्टिक के बैग में डाल देना चाहिए। जो इस्तेमाल हो गई यानी कि जो गंदी पट्टी थी या फिर जिसको आपने तल्फ करना है, फेंकना है, या फिर जो इस्तेमाल शुदा जितना भी सामान है
उसको सबको आपने तल्फ कर देना है, यानी कि फेंक देना है। किस में डालकर? एक प्लास्टिक का बैग लेना है सेपरेट, उसके अंदर वो सारी इस्तेमाल शुदा चीज़ें, सिरिंज हो गई, पट्टी हो गई, कॉटन हो गई, या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जिससे जो इन्फेक्टेड है, उन सबको आपने क्या कर देना? तल्फ कर देना कि एक प्लास्टिक बैग में डालकर। अपने हाथों से दस्तानों को उस वक्त तक नहीं उतारना चाहिए जब तक पट्टी का काम मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए। जब तक पेशेंट को आपने मुकम्मल तौर पे पट्टी नहीं बांध ली, आपने सारा सामान तल्फ नहीं कर दिया, वक्त तक आपने पट्टी अपने हाथों, जब तक आपको लगा कि पेशेंट को मेरी तरफ से फारिग हो गया है, उसका मैंने सामान भी सारा तल्फ कर दिया है, उसकी बैंडेज भी मुकम्मल तौर पे मैंने कर दिया है, तो फिर ही आपने अपने दस्ताने हाथों से उतारने हैं। पट्टी करने के बाद दस्ताने उतारकर हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पर दस्ताने पहनने से पहले भी आपने हाथ धोने हैं, उस दस्ताने उतारने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह धोना है ताकि वो इन्फेक्शन फ्री हो जाएं। तो ये थे कुछ रूल्स जो हम मरहम पट्टी करने के लिए अपने जहन में रखेंगे ताकि हमें भी कोई हार्म ना पहुंचे और पेशेंट भी इन्फेक्ट ना हो किसी भी जरासीम से। नेक्स्ट स्लाइड इज द प्रोसीजर फॉर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करने का तरीक़ेकार क्या है, हम सही तरह से बैंडेज करेंगे कैसे? सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले सामान को तसल्ली बख्श तरीके से स्टेरिलाइज्ड जरासीम से पाक कर लिया जाए। ठीक है, कोई भी आप इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्या क्या आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, या फिर ड्रेसिंग वाली बैंडेजेस वगैरह आ जाती हैं, जितना भी सामान है सबसे पहले आपने उसे क्या करना है? स्टेरिलाइज कर लेना है अच्छे से ताकि वो जरासीम से पाक हो जाए। इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज़र में डालकर उबालने से जरासीम से पाक किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हमने स्टेरिलाइज़र में डालना है जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर होता है ताकि वो बॉयल हो जाएं इंस्ट्रूमेंट्स और उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी जरासीम है वो उतर जाए, साफ़ हो जाए, पाक हो जाए। जबकि सर्जिकल ड्रेसिंग, जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं हम तो उन्हें स्टेरिलाइज नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम एक स्पेशल उन्हें कंटेनर्स में डालते हैं जिससे हम उन्हें फिर हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव करते हैं ताकि उस हीट से, उस टेम्परेचर से वो जो जरासीम है उनके ऊपर प्रेजेंट वो ख़त्म हो जाए। सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन सी आती हैं? रुई पट्टियाँ, गॉज पैड्स को ड्रेसिंग ड्रम में रख कर बंद करके ड्रेसिंग ड्रम को ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन में रख कर जरासीम से पाक किया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी आपके पास ड्रेसिंग मटेरियल है आपने उन सारे मटेरियल को ड्रेसिंग ड्रम के अंदर डाल देना है। एक आपने देखा होगा मर्तबान टाइप स्टील का ड्रेसिंग ड्रम होता है, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाल देनी है। फिर उस ड्रम को जो है आपने ऑटोक्लेव मशीन या हॉट एयर ओवन होता है, ये ओवन की तरह होता है। आपकी लैब में भी हॉट एयर ओवन प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हॉट एयर ओवन है तो हॉट एयर ओवन होता है, जैसे जो ओवन होता है वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है और जो इतना भी जो जरासीम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी मटेरियल पे वो उन्हें ख़त्म कर देता है हाई टेम्परेचर की वजह से। इस तरह सर्जिकल ड्रेसिंग रखने का डब्बा और जो जितनी भी ड्रेसिंग है या सर्जिकल रखने का मटेरियल जितना भी है वो जरासीम से पाक हो जाता है। तेज़ धार आलात को एंटीसेप्टिक में डबो कर रखने से जरासीम से पाक किया जाता है। तेज़ धार आलात कौन से हो गए? वो सारे आलात जो पट्टी करने में हमें यूज़ होते हैं, जैसे कैंची, फोर्सेप्स या सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह। इन सब को हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डबो कर रखना है ताकि इन चीज़ों पे जरासीम ना रहें।
मसलन कौन सी चीज़ें हैं, सर्जिकल ब्लेड्स आ गई और कैंची वगैरह हमारे पास यहाँ पे तेज़दार आलात में लिखे गए हैं। दौर जदीद के तकाज़ों के पेश नज़र अब मार्केट में स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग का सामान भी दर्ज झेल नामों से दस्तयाब है। पहले तो हम इन सारी चीज़ों को खुद करते हैं, अक्सर भी चीज़ें हमें खुद ही स्टेरिलाइज या फिर जरासीम से पाक करनी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मटेरियल ऐसे हैं, ड्रेसिंग्स ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी हमें कंपनीज़ की तरफ से स्टेरिलाइज्ड मिलती हैं। वो इस तरह पैक होती हैं कि वो स्टेरिलाइज्ड पट्टी होती हैं और हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बगैर स्टेरिलाइज किए बगैर, जिसमें कौन से आ जाती हैं, सर्जिकल गॉज आ जाती हैं, वैसलीन गॉज आ जाती हैं, रे बैंड आ जाती हैं, सोफ्रा टूले। ये आपका टास्क है कि आपने इन सारी पट्टियों को नेट से सर्च करना है और देखना है कि ये किस तरह होती हैं। अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोने के बाद ड्रेसिंग का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या था रूल्स में भी कि हमने अपने हाथों को एंटीसेप्टिक सोप से अच्छी तरह वॉश करना है, फिर ही ड्रेसिंग स्टार्ट करनी है। मरीज़ को ड्रेसिंग टेबल के करीब बिठा लिया जाए। जो पेशेंट है उसको हमने ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे आपका सारा मटेरियल प्रेजेंट है, मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट सारे आपने वहाँ पे पेशेंट को उसके करीब बिठा लेना है। अगर पेशेंट नहीं चल सकता तो जो ड्रेसिंग की ट्रॉली है उसको हमने पेशेंट के पास ले जाना है बैंडेज करने के लिए। ठीक है, ज़ख्मों के लिहाज से ड्रेसिंग का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। जिस नौइयत का इन्होंने यहाँ पे ये बताने कहा है कि जिस नौइयत का ज़ख़म होगा उसकी ड्रेसिंग भी उस लिहाज से मुख्तलिफ होगी। अगर डीप कट लगा हुआ यानी गहरा ज़ख़म है तो ऑफ कोर्स उस पर पट्टी तो नहीं होगी, उस पर टांके लगाए जाएंगे। और अगर गोली लगने का ज़ख़म है तो उसकी ड्रेसिंग डिफरेंट तरीके से होगी। अगर कोई आम ज़ख़म हुआ है उसकी ड्रेसिंग अलग तरीके से होगी। तो हर ड्रेसिंग की का तरीक़ेकार भी डिफरेंट होता है। जैसे मसलन ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग, जो ऑपरेट हुआ है उसके पास स्टिचेस लगे हैं, उसके बाद की ड्रेसिंग किस तरह होगी, उस पर कौन सा गॉज यूज़ होगा। उसके अलावा गोली लगने, खंजर या चाकू लगने के ज़ख्मों की ड्रेसिंग भी डिफरेंट होती है। हादसात में गहरे और बड़े ज़ख्मों की ड्रेसिंग, जले हुए ज़ख्मों की ड्रेसिंग, ब्लास्ट इंजरीज के ज़ख्मों की ड्रेसिंग, जानवरों के काटे हुए ज़ख्मों की ड्रेसिंग, हड्डी टूटने पर बनने वाले ज़ख्मों की ड्रेसिंग, खराशों और रगड़ों की ड्रेसिंग, करंट लगने, इलेक्ट्रिक शॉट यानी कि इलेक्ट्रिक शॉट हुआ हो उससे जो ज़ख़म बन जाते हैं जिस्म पे, उनकी ड्रेसिंग किस तरह होगी। अगर कोई पीप पड़ गई है, सेप्टिक वाउंड है, उन ज़ख़म की हमने बैंडेज किस तरह करनी, हमने सबसे पहले तो उस पीप को ख़त्म करना है, फिर ही उसकी ड्रेसिंग करनी है। उसके अलावा ठीक ना होने वाले ज़ख्मों की दोबारा से जो ज़ख़म है वो ठीक ख़राब हो गया है, ठीक नहीं हुआ, उस दोबारा हमने पहली बैंडेज उठाकर हमने सेकंड बैंडेज किस तरह करनी है, उस ज़ख्मों की ड्रेसिंग देखेंगे। इसके अलावा जहरीले कीड़ों के ज़ख़म की इंसेक्ट बाइट, जैसे सदे के बाइट हो गया या फिर कोई ऐसे इंसेक्ट बाइट जो इंसान के जिस्म में जहरीला मादा पैदा कर देते हैं, उनको उन जो बाइट है उस ज़ख्मों को हमने किस तरह से ठीक करना है और उसकी ड्रेसिंग किस तरह करनी है, ये इसमें आ जाता है। या देखिए यहाँ पे सारा ही डिफरेंट टेक्निक्स हैं ड्रेसिंग करने की, जिसमें जानवरों का काटने का अलग ड्रेसिंग है, हादसे की सूरत में अलग ड्रेसिंग है, हड्डी टूटने पर ज़ख़म की ड्रेसिंग डिफरेंट है, अगर करंट लगता है उसकी ड्रेसिंग अलग है, गोली लगती है उसकी ड्रेसिंग अलग है, ज़ख़म कोई हुआ है उसकी ड्रेसिंग अलग है, ब्लास्ट इंजरी की सूरत में ड्रेसिंग अलग आ रही है, खराश हो जाती है, कोई रगड़ लग जाती है, बच्चे नीचे गिर जाते हैं, साइकिल से कोई रगड़ लग जाती है तो उसकी ड्रेसिंग किस तरह हो गई, पीप पड़ जाती है तो पीप पहले ख़त्म करके उसकी ड्रेसिंग किस तरह हो गई, जहरीले कीड़ों से जो ज़ख़म हुआ है उसकी ड्रेसिंग किस तरह हो गई। ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोसीजर में ड्रेसिंग के
डिस्कस किया है। और आज हमारा ये ड्रेसिंग एंड बैंडेज टॉपिक भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखी। उसके अलावा हमने इसमें इन ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। मेडिसिन्स देखी कि हम सेप्टिक वाउंड्स को साफ़ किस तरह करते हैं, मेडिसिन्स कौन सी यूज़ होती हैं। इसके अलावा रूल्स क्या हैं बैंडिश करने के। उसके अलावा प्रोसीजर कौन सा आता है ड्रेसिंग करने का, जिसमें हमारे पास जो सामान है उसे साफ़ कैसे होना चाहिए, कौन सी मशीन यूज़ होती हैं, जो उन जो इक्विपमेंट्स हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साफ़ किस तरह होंगे, जरासीम से पाक किस तरह होंगे, और स्टेरिलाइज बैंडेज यहाँ पे कौन कौन सी हैं, और किन किन सूरत हाल में ड्रेसिंग और बैंडेज डिफरेंट होती है, और हर सूरत हाल में बैंडेज डिफरेंट यूज़ होती है इस प्रोसीजर में। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए थैंक यू सो मच।